नेक्स्ट की तरफ, दैट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स? सो अ स्केलर मैट्रिक्स विथ ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका हर एक डायगोनल एलिमेंट कितना रहने को होना बेटा? तो 1 रहने को ना। देखिए अभी थोड़ी थोड़ी बातों को समझिए। जब हमारे पास डायगोनल की बात आई तो हमने बोला कुछ भी चलेगा, पर बिलो द डायगोनल एंड अबव द डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहने को ना? तो 0 रहने को। अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल, इन वन वर्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहने को ना? तो 0 रहने को ना। दूसरी चीज, जब यही डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल थे 2 2 2 0 0 0 0 0 0, तो फिर ये बन गया स्केलर मैट्रिक्स। और जब इन स्केलर मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 1 1, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट कितना बना? 1, तो उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया यूनिट मैट्रिक्स, विच इज आल्सो बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ये हमेशा कैसे होता है? तो इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। तो याद क्या रखोगे कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो हमेशा कैसे रहता है? तो वो स्केलर रहता है। अभी देखो गाड़ी कैसे जा रही हमारी, सबसे पहले आया डायगोनल, फिर डायगोनल से पता चला स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स से पता चल रहा अभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही पैटर्न में लर्न करो बेटा, तभी वो दिमाग में घुसेगा, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं एलिमेंटरी मैट्रिक्स की तरफ। बोला मैडम ऐसा कुछ सुने हम लोगों ने, ऐसा आपने 12th में ट्रांसफॉर्मेशन में किया है, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। नाम कैसे था? एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये एलिमेंट्री होता है, इसका मतलब बेटा इतना सिंपल है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिसको हम लोग ऐसा ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ काढ़िया करके, दैट इज R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, या फिर C1 चेंजेस टू C1 माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ C3, ऐसे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस, काटने छाटने वाला ऑपरेशन नहीं, हमारे ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस इंटू पिंटू वाला ऑपरेशन करा के जो मिलता है उसे कहा जाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ट्रायंगल दिख ही रहा, जैसे कि मैंने बार बार बताया बेटा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर, चलो यहाँ पे गलती हो गई, पहले अपर की बात कर लेते। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0। देखो ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसके बिलो द डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो कैसे रहेंगे? 0 0 रहेंगे, तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है? तो अपर ट्रायंगुलर। फिर बात आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो किसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर इफ AJR, इसका मतलब हुआ बिलो द डायगोनल अबव द डायगोनल। तो जब हमारे पास ऐसा है बेटा 2 3 4 5 और यहाँ पे फिर 0 0 0, यहाँ पे भी एक आधा 7 7 डाल दी, तो पता चला डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स नहीं है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर जब क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स अबव, इसे भी भूल जाओ अगर कंफ्यूजिंग हो, ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल कैसे रहेंगे? आर 0। फिर एक प्रकार आता है दैट इज कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल माने दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल बोला जाता है जब उनके अंदर कैसे हो? सेम ऑर्डर हो।
फिर आते हैं बहुत सारे सवाल, दोज आर बेस्ड ऑन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आए होंगे बहुत सारे सवाल, देखे भी होंगे। ये ट्रेस यानी होता क्या है बेटा? एक ट्रेस होता है जो क्वेश्चन नहीं आने के बाद आता है, और ये है ट्रेस। तो ट्रेस किसे कहा जाता है? सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और ट्रेस ऑफ A के लिए फॉर्मूला क्या लिखा गया? समेशन कहां से कहां तक? तो I से लेके तो J तक। और Aij अगर आए, सम करना, ऐड करना। देखो मैंने मान लो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया, तो A11, A12 और उसके बाद A13, उसके बाद A21, A22, A23 एंड देन A31, A32, A33 बन गया इतना। और ये कहानी बनने के बाद हमें ये ध्यान में आता है कि डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स वो डायगोनल्स के एलिमेंट इक्वल है। यानी अगर मेरे पास A है तो 1 1 है, फिर मेरे पास 2 2 है, फिर मेरे पास 3 3 है, यानी हमारे पास सेम रो और सेम कॉलम को लेके चल रहे। और वैसे समय पे उनकी एडिशन अगर करवा देते हो तो व्हाट एवर इज गेटिंग इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। फिर आता है ऑपरेशंस, बोले हम लोगों ने। तो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन डियर स्टूडेंट? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसमें का सबसे पहले नंबर पे आया एडिशन। क्या हुआ एडिशन में कि A और B दो मैट्रिसेस है, हर एक की ऑर्डर m क्रॉस n ही है, तो उनके सम की ऑर्डर भी कैसे होगी? m क्रॉस n ही होगी। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन उनकी ऑर्डर कैसे हो? तो सेम हो। बोला मैडम हमको थोड़ा सा और डिटेल में समझा के दीजिए। तो देखिए बेटा, मैंने बोला A 1 2 3 4, मैट्रिक्स B विद द एलिमेंट 5 7, और मैंने बोला ऐड करो, तो यहाँ पे प्लस होके आ गया 5 7। नाउ 1 को ऐड करेंगे 5 में, 3 को ऐड करेंगे 7 में, 4 को ऐड कहाँ पे करेंगे? 2 को ऐड कहाँ पे करेंगे? तो जब ऐसे हो जाता है कि कहाँ पे करेंगे ये सवाल है और आंसर देने वाला हमारे पास कोई भी नहीं है, तो वो समय पे एडिशन पॉसिबल नहीं। इसीलिए जब भी दो मैट्रिक्स की एडिशन करना रहा तो उनकी ऑर्डर कैसे होना? तो ऑर्डर सेम होना। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। 2 + 1 3, 3 + 0 3, 4 + 7 11, 5 + 4 9, and this is called addition of matrices. चिल्लर यू निपटा सकते हो आप। नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिक्स की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। नाउ सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। चीजों को समझो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर सिनॉप्सिस दिमाग में घुस जाता है तो नो मैटर क्वेश्चन कहाँ से आया कैसे आया, वो कैसे भी आया अपन उसको क्रैक करा ही सकते। सो लेट्स गेट इट। व्हाट हैपन इज हियर, एडिशन जो है मैट्रिसेस की वो कम्यूटेटिव है, बदला दो जगह कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी मैंने बोला मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी 7 8 9 0। तो अगर आप A + B करोगे और अगर आप B + A करोगे तो आपको नजर आएगा बोथ हैविंग द सेम वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ा।
पहले किसको लिए तो एडिशन करने के बाद दोनों की भी आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यू कैसे रहेंगी, सेम। और इसी को कहा जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे होती है तो कम्यूटेटिव आती। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है तो एसोसिएटिव होता है। हाथ पकड़ के चलता है बेचारा बराबर से। कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ना कोई 3 मैट्रिक्स है बेटा, A प्लस बी प्लस सी, वांदा हो रहा, नहीं जम रहा एट ए टाइम तीनों को करना, तो कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पे पहले ले लीजिए आप A प्लस बी और फिर ले लीजिए प्लस सी। मजा नहीं आ रहा, A प्लस बी में मजा नहीं आ रहा तो A प्लस ले लीजिए, B प्लस सी करिए। इसमें भी मजा नहीं आ रहा तो फिर A प्लस सी करा लीजिए और फिर B कर। अभी मजा आने को ही होना, अभी नहीं कोई, बस ना। ये होता है एडिशन कैसे हुई, एसोसिएटिव। यानी कोई किसी को घमेंड ही नहीं है, मैं पहले क्यों तू पहले क्यों, तो बोला 3 में से कोई भी अपनी अपनी एक एक पेयर बना के अकॉर्डिंगली चले जाओ, हमको तो फाइनल एडिशन क्या मिली उससे लेना देना। इसे कहते हैं एसोसिएटिव। फिर आया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ बेटा आप ऐड करा रहे, ठीक है ना, आप क्या करा रहे वहां पे टर्म्स को ऐड करा रहे। और जब टर्म्स को ऐड करा रहे आप लोग तो ये जो एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे मैंने लिख लिया a प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस a, एडिटिव आइडेंटिटी कौन बनी, ये 0 बना। 0 कौन सा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है, ऐसा तो होगा नहीं ना, 1 4 7 9 प्लस 0 तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस 0 0 0 0, लिख लिए 0 0। और ये 0 0 0 0 वाला मैट्रिक्स खुद को क्या कहता है, क्या कहता है, इसका नाम क्या है, तो ये खुद को कहता है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में किसकी कारागिरी काम में आएगी, तो नल मैट्रिक्स की। फिर बात आई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या लिखा बेटा मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कब कहा जाता है एडिटिव इनवर्स, कि जब कोई मैट्रिसेस देखे और जब वो दिए हुए दोनों मैट्रिक्स की एडिशन हम लोग कराते हैं, दैट इज A प्लस बी, और आंसर अगर 0 आ जाता, 0 यानी आंसर अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो तब हम लोग उसे कहते हैं, दैट इज वी आर कॉलिंग इट एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स A इज इक्वल टू माइनस बी, B इज क्या कह रहा, एडिटिव इनवर्स। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब क्या, तो एक नॉन जीरो इंटीजर, ये नॉन जीरो इंटीजर से अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, सो अगर A कोई ना कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर दिया है m क्रॉस n, और K जो है वो कोई ना कोई एक आधा नॉन जीरो नंबर है, नंबर तो है पर कैसा है, नॉन जीरो, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे कहा जाता है स्केलर, ठीक है। और ये स्केलर से जब मल्टीप्लाई हो जाता है कोई टर्म, तो वही टर्म्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मूव A 1 3 5 8, if I want to write thrice A, it means my scalar become 3, K is equal to 3, so my whole matrix become 3 9 15 24, and this is called about the scalar multiplication. So scalar multiplication का और एक रूल क्या, कि प्रॉपर्टीज है यहाँ पे,
K इन अ ब्रैकेट A प्लस बी, किसी मैट्रिसेस के एडिशन को अगर दे रहे तो KA प्लस KB, K1 प्लस K2 इंटू A, इट बिकम्स K1A प्लस K2B, माइनस K इंटू A, तो माइनस ही दे देना मैट्रिक्स को, स्केलर बाहर ही रखना, तो बन जाएगा K इंटू माइनस है। फिर बात आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और जब हम लोगों के पास बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, तो वहां पे याद क्या रखना कि दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स, ये तभी मल्टीप्लाई हो सकते सिर्फ जब नंबर ऑफ कॉलम इन अ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन अ बी, यानी पहला ए और दूसरा मैट्रिक्स बी। सेकंड, और क्या हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकती है बेटा व्हेन द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, ये तो नो डाउट है, मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन अ बी। मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर 3 क्रॉस 2, matrix B has order 2 cross 2, number of column is equal to number of row, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पर वही अगर मैंने इसे B is equal to 1 cross 2 लिखा, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 2 है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो 1 है, इक्वल नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा। एग्जाम्पल दूं अगर बेटा मैं, और मैं बोलूं A इज इक्वल टू 1 3 7, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 2, चलो बढ़ो आगे। फर्स्ट मैट्रिक्स A हैज ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम्स, मैट्रिक्स B हैज ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम्स। सो कहीं ना कहीं पे ये हो गया 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो, इट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। पर वही अगर सेम सेम चलता, या फिर वही अगर ऐसा होता 1 3, अभी ऑर्डर 1 क्रॉस 2, तो अभी चेक यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ रो 2, how many number of columns 1, so 1 cross 2, 2 cross 1, same is here, multiplication is possible। अभी कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको, जो अभी 12th में अपीयर्ड होंगे, वो अभी भी ऐसे हैं कलाकार मेरे कि जिनको मल्टीप्लिकेशन में वांधा होता है। बेटा इतना आसान रहता मल्टीप्लिकेशन, अगर मैंने बोल दिया A इंटू बी, सो 1 2 3 5, फिर दूसरा 7 1 0 8, और जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 7 7, प्लस 2 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 8 16, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 5 35, प्लस 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 3 प्लस 40, इट मीन्स वी आर गेटिंग द वैल्यू कितनी हुई, 7 17 35 43 हो गई वैल्यू। ऐसे ये सिंपल सिंपल होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ith row of A with the corresponding element of the jth column, जो भी मिलेगा विच इज नथिंग बट द क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते समय क्या हमें किसी चीज का ध्यान रखना होगा, क्या हमें किसी चीज के बारे में जरा ज्यादा सोचना होगा? तो हाँ बेटा, देखो क्या सोचना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव नहीं रहता। जैसे एडिशन ने अपना लिया
कि मुझे पहले ले लो, मुझे बाद में ले लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तो ये बोलता है मैं बुरा मानूंगा। यानी ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये एसोसिएटिव होता है। ये क्या होता है? एसोसिएटिव। यानी ए बी सी लिखा सकते हैं आप, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, पर कहाँ पे? तो एडिशन में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ पे होता है? तो इन मैट्रिक्स एडिशन। अब अगर आपका लेटेस्ट में यानी इसके पैरेलल में अगर वेक्टर्स के वीडियो आ रहे हैं आपको, तो आपको ये बड़ा डिटेल में समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने वेक्टर में भी यही किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह। नाउ सी, ये होता क्या है? ए क्रॉस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमें बता रही कि अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसकी ऑर्डर कितनी है? तो m क्रॉस n है, तो im और in दो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड ऑर्डर n क्रॉस n, तो हमें ये मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी, ये क्या हो सकता है? तो ये नल मैट्रिक्स हो सकता है व्हेन नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स जो यहाँ पे रहने को ही होना, ये जरूरत है बेटा आपने, तो जरूरत की पहली चीजें हम लोग उठा लेते हैं कुछ रिमार्क्स के साथ। देखिए क्या बोल रहा, ए और बी जो है वो nth रो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जब ए एंड बी nth रो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे जैसा नहीं हुआ यहाँ कि क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतने फटाक से उठाते ना, इतने फटाक से। पर क्या इतने ही फटाक से यहाँ पे उठा पाएंगे क्या? तो नहीं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे? तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे ऐसा। दूसरा, जब ए प्लस बी ए माइनस बी की बात आती है तो हमारे लिए डायरेक्ट आंसर होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे लिए इन द सेंस ऑफ मैट्रिक्स को छोड़ के अलजेब्रा के किसी भी पार्ट में इसको डाल दो। पर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, और अगर ये इक्वल ही नहीं तो निगेटिव साइन के लिए काय का काट छाट। इसका मतलब ये एक नया टर्म मिला। सिमिलरली ए माइनस बी ए प्लस बी पोजीशन अगर बदली तो वैल्यूज भी बदल रहे। क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। और ए बी हो चाहे ए प्लस बी हो, दोनों के दोनों तभी डिफाइन हो सकते हैं जब आपका मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर हो, और इसके लिए क्या हो? नंबर ऑफ कॉलम दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। नाउ नेक्स्ट टर्म के लिए जाते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स? जब मैट्रिक्स का स्क्वायर करा, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर दे दिए दैट इज ए इंटू ए, तब भी आंसर अगर ए ही मिल रहा तो उसे कहा जाता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए के लिए, ठीक है। फिर एक नया आया, दैट इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स? निलपोटेंट का मतलब होता है जब ए स्क्वायर निकाला जाए। यहां पे देखिए, जब ए स्क्वायर निकाला गया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था। जब यहाँ पे ए स्क्वायर निकाला गया तो इज इक्वल टू 0।
जब वही मिल गया तो आइडम्पोटेंट हुआ, पर जब स्क्वायर हुआ तो 0 हुआ, और जब 0 हुआ तो वो क्या बना, तो वो निलपोटेंट बना। तीसरा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अभी ये कब होता है? जब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई। रिकॉल करो पटापटा पटापटा कुछ मिनट्स में कि मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी चल रही, तीनों पॉसिबिलिटी मुझे स्क्वायर ही बता रही, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर मेरे पास ऐसा लिखा है इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज निलपोटेंट, आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट, आइडम्पोटेंट या फिर इनवॉल्यूटरी और नन ऑफ दिस, तो इज इक्वल टू 0 यानी कौन सा है? निलपोटेंट है। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है इट मीन्स मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी, और अगर दिस इज इक्वल टू ए है तो मैट्रिक्स कैसे हुआ? तो मैट्रिक्स हुआ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। फिर बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट मैट्रिक्स के तरफ, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? तो इंटरचेंजिंग। किसे इंटरचेंज करना? तो रो एंड कॉलम्स को। अभी देखिए अगर मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 7 8, ये मैट्रिक्स ए और मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करूं, इसका मतलब रो की जगह पे कॉलम, कॉलम के जगह पे रो, तो 1 2 3 जो रो में है उसका कॉलम बनेगा 1 2 3, फिर सेकंड का 4 7 8। तो जब इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स हो जाती है, जो मिलता है उसे कहा जाता है ट्रांसपोज। क्या कहना बेटा? उसे ट्रांसपोज, विच इज जनरली डिनोटिंग बाय a डैश और a टू द पावर t। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के खुद के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसने खुद के लिए बना ली। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी A और B का अगर ट्रांसपोज लेते हो आप, या तो दो मैट्रिक्स को ऐड करा के ट्रांसपोज ले लो या फिर इंडिविजुअली पहले ही उनके ट्रांसपोज ले लो। दोनों समय पे मिलने वाला आंसर कैसे रहेगा? तो सेम ही रहेगा। K का कभी ट्रांसपोज नहीं, 3 है तो 3 का ट्रांसपोज नहीं, वो चुपचाप वैसे ही बाहर जाएगा। ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में जब आता है, ये ध्यान रखना, फोर्थ वाला पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब ट्रांसपोज आता है तो पोजीशन बदल जाती है, यानी ए बी ट्रांसपोज के जगह पे क्या हो रहा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जब 3 टर्म का ट्रांसपोज है तो उल्टा चलो, सी बी ए ऐसे, ठीक है? तो ये ट्रांसपोज, these are some properties। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? ऐसा मैट्रिक्स जहां पे ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम ही हो। इसका मतलब बिलो द डायगोनल and above the diagonal elements are equal is called as which matrix? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब आप ट्रांसपोज ले रहे हो और आपका A माइनस ए बन गए, जब सेम सेम आए तो वो सिमेट्रिक, पर जब अलग अलग आए तो वो क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। और जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तब ध्यान में रखना डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? 0। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे आधा ही कर लेते कि बताया गया है व्हेन, सी इफ आई राइट, जस्ट वेट अ सेकंड, 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9, I write this। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। पर वहीं पर अगर मैं कारनामा करा लूं और कारनामे में मैं ऐसा लिख लूं -4 -7 -8, -4 -7 -8, तो होगा क्या?
अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? तो डिफरेंट होंगे, चेंज इन द साइन होंगे। पर सवाल ये है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक बना क्या? तो बेटा नहीं, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बना। ये खुद को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाता? व्हेन, जब यहाँ पे जैसे 4 -4 7 -7 8 -8 यहाँ पे जब 0 0 0 आते। कितना बेसिक है पर ये जरूरी कि यहाँ पे ये अगर होता तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता, है ना। फिर बढ़ते हैं ऑर्थोगोनल के तरफ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी जब किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का, व्हाट आई से, जब किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन अगर किया गया और मल्टीप्लिकेशन में हमें मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसे कहा जाता है ऑर्थोगोनल। यही इसी टर्म्स के बाद स्क्यू सिमेट्रिक में क्या याद रखना जरूरी है कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। अभी डायगोनल एलिमेंट्स की जब बात चल रही बेटा, इसका मतलब A11 A22 A33 A11 A22 A33 बने ऐसे, और इन्हीं डायगोनल एलिमेंट का सम करना यानी ट्रेस करना। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक तभी बनेगा जब इसके डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे हो? 0। अबव द डायगोनल बिलो द डायगोनल एलिमेंट में क्या रिश्ता हो? प्लस माइनस का, तभी ये बनेगा। अभी ये सभी अगर 0 है तो उनके ट्रेस यानी एडिशन कितनी हो गई? 0। और क्या याद रखोगे बेटा कि जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ एडिशन में आता तो वो सिमेट्रिक होता है। जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्शन में आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये सिंपल सा एक फॉर्मूला रहता है, 1/2 सिमेट्रिक प्लस 1/2 स्क्यू सिमेट्रिक। फिर आता है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट माने पता है हमें, प्लस है तो माइनस लिखो, माइनस है तो प्लस लिखो। पर यहाँ पे देख लो, अ मैट्रिक्स ए ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी मैट्रिक्स कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो जो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट को मिलके आते हैं उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्लेस हो रहे हैं उनके कंजुगेट पेयर से, तो वो मैट्रिक्स को क्या कहना? दैट इज कॉल्ड एज अ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। फिर कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में एक और प्रकार आता है विच इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी ये हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होता है बेटा? जब हमारे पास ये कंडीशन होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स जनरली उसी से डिनोट, ये कंजुगेट पेयर दिखाने के लिए और फिर कंजुगेट पेयर का ट्रांसपोज कराने के लिए, और फिर जो मिलने वाला मैट्रिक्स है वो अगर ए ही आ गया तो उसे कहा जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, बार किसे रिप्रेजेंट कर रहा? कंजुगेट को। डैश किसे रिप्रेजेंट कर रहा? ट्रांसपोज को। ये एक एग्जांपल मैंने दिया। फिर आती है बात डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की। अभी डिटर्मिनेंट निकालना यानी देखो 2 3 4 5 डिटर्मिनेंट निकालो तो सिंपल ही है। फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, 2 into 5 10, 3 into 4 12, 10 minus 12 -2। डिटर्मिनेंट कितना हुआ? तो -2 हुआ। वही डिटर्मिनेंट निकालने की बात जब 3 क्रॉस 3 किया, दैट इज 1 2 3 5 1 0 7 6 2, कुछ तो भी लिखा मैंने। अभी इसको मुझे ढूंढना, करना कैसे, जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है वो देख लो। 1, फिर एलिमिनेट द रो एंड कॉलम, व्हाट इज लेफ्ट? 1 into 2 2, 0 into 6 0, -2, eliminate row column 5 into 2 10,
0 plus 3 in a bracket 5 into 6 30 minus 7. This become 2 minus 20 plus 3 into 23. और जो भी आंसर आता है दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर विच इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस. नाउ जंप टू द नेक्स्ट वन. अगेन अ सिंगुलर मैट्रिक्स. क्या होता है ये सिंगुलर? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है इफ एनी गिवन स्केलर मैट्रिक्स हुज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0. And when the determinant 0, A inverse does not exist. A inverse आता ही नहीं, does not exist. और A inverse अगर exist नहीं हो रहा तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स. तो सवाल ही नहीं है बेटा. नॉन सिंगुलर माने जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं, वो नॉन सिंगुलर. एक सिंगुलर और दूसरा नॉन सिंगुलर. फिर आया एडजॉइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी यहाँ पे कुछ बच्चे जिनका 11th में अगर बेस थोड़ा सा भी ढीला डाला है उनके लिए एडजॉइन कैसे निकालते हैं? 2 3 4 7 मुझे निकालना है एडजॉइन. तो एडजॉइन के लिए बेटा निकाला जाता है माइनर और फिर निकाले जाते कोफैक्टर. कैसे वो भी बता दी. पहला आ गया एलिमेंट, फिर दूसरा आ गया आपका माइनर, फिर आ गए हमारे कोफैक्टर. ठीक है ना. कोफैक्टर भी लगे हाथ बता ही दे रहे. नाउ सी माइनर अगर है तो ऐसे गाड़ी घुमाओ, जैसे घुमाई मैंने वैसे, यानी 2 3 4 7. माइनर अगर है तो उल्टी गाड़ी घुमाओ, ये ऐसा, यानी 7 4 3 2. कोफैक्टर ढूंढते समय बीच वाले 2 का साइन चेंज करा लो. करा लिया साइन चेंज. फिर जो कोफैक्टर बने हैं वो ऐसे 7 -4 -3 2. और जब इंटरचेंज करोगे रो एंड कॉलम को, जो मिलेगा उसे कहा जाता है क्या? तो एडजॉइन ऑफ गिवन मैट्रिक्स. क्या कहा जाता है उसे? एडजॉइन ऑफ गिवन मैट्रिक्स. और जब हमारे पास एडजॉइन ऑफ गिवन मैट्रिक्स की बात चलती है बेटा, तब कुछ फॉर्मूलेस बन जाते हैं. जैसे A इंटू एडजॉइन A का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, डायरेक्ट. ठीक है. उसके बाद 2 प्रोडक्ट अगर निकालना है A इंटू B और उनका एडजॉइन, तो लिखा कैसे जाता है? एडजॉइन B इंटू एडजॉइन. फिर एडजॉइन A निकालने के लिए दैट इज कितने बार करना है, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 n रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. 2 क्रॉस 2 का है या फिर 3 क्रॉस 3 का है, क्योंकि ये सभी कैसे मैट्रिक्स के लिए चल रहा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. A इंटू एडजॉइन ऑफ A अगर है तो उसके लिए फॉर्मूला देख लो बेटा क्या हो रहा. डिटर्मिनेंट ऑफ A n-2 इंटू A. और जब हम लोग ये सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, हमें ध्यान में आ रहा कि कभी कभी हमारे पास इनवर्स भी आता है, कभी कभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आता है. और कुछ बच्चे जिन्होंने पहले ही कुछ प्रिपरेशन करके रखी है मैट्रिसेस की, उनको एक चीज ध्यान में आई होंगी, मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि लीनियर इक्वेशंस है या नहीं, या फिर कंसिस्टेंट है या नहीं, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ये सब चीजें कहाँ से आती है? तो बिल्कुल कुछ मिनट्स में उसका भी रिवीजन करा लेते बेटा. तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो नेक्स्ट वीडियो के लिए याद रखोगे. पहला, A एंड B अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है तो एडजॉइन में अदला बदल करा लेना. दूसरा, A ट्रांसपोज, एडजॉइन ऑफ A ट्रांसपोज को ही क्या लिख सकते हो? एडजॉइन ऑफ. देखो पहले एडजॉइन ले लो फिर ट्रांसपोज करो,
या फिर पहले ट्रांसपोज करो फिर एडजॉइन निकालो, बोथ गेटिंग द सेम आंसर। ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे जो फॉर्मूलेज लिखे हैं उसके जो भी प्रॉपर्टी बन रही वो ढंग से लर्न करना बेटा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a n-1 n-2 a, डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 and its whole square। फिर बात आती है इनवर्स मैट्रिक्स की, और इनवर्स मैट्रिक्स के लिए A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये करते समय याद रखना कि उसने क्या होना जरूरी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरी चीज वो क्या होना जरूरी है, इन्वर्टेबल होना जरूरी है। इन्वर्टेबल यानी नाटक क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 और उसके बाद ये फॉर्मूला, ठीक है। वैसे ही कुछ इनवर्स के रिजल्ट, सो A इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू I, कांस्टेंट बाहर का बाहर ही रहता है, उसका इनवर्स नहीं होता। और जब B इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू I इंटू A, इट्स ओनली A, इसीलिए ये बना डिटर्मिनेंट ऑफ A। और वैसे ही प्रॉपर्टीज आएंगे आपके 3 के लिए, देखिए A इंटू बी इंटू सी इनवर्स अगर है तो A इंटू बी इंटू सी इनवर्स के लिए आंसर C इनवर्स, B इनवर्स एंड A इनवर्स। उसके बाद अगर A B इनवर्स है तो इट बिकम्स B इनवर्स A इनवर्स। A ट्रांसपोज का इनवर्स लो या फिर A इनवर्स का ट्रांसपोज लो, बोथ आर गिविंग अस द सेम आंसर। और A टू द पावर n टू द पावर -1 करो या फिर A इनवर्स टू द पावर n, दोनों केसेस में आपको सेम ही आंसर मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जब हमें लीनियर इक्वेशंस लेना तो सिर्फ बेटा ये स्लाइड में का क्या ध्यान रखोगे कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देखो कैसे। तो जब ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म चलेगा वो समय पे आपको होमोजीनियस के तरह उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि x1, x2, x3 तीनों कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0 आई तो उसे कहा जाएगा ट्रायल सॉल्यूशन। और ट्रायल सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर हमारे ध्यान में यह आएगा कि कभी कभी इक्वेशन कंसिस्टेंट रहते, कभी कभी इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो उसके लिए ये 3 केसेस को याद कि the system is consistent and has unique solution where x is equal to A inverse B, then determinant of A is equal to 0, A inverse does not exist. It means system is consistent and have infinite solution. And next one, A inverse does not exist and adjoint of A into B not equals to 0. System कैसे रहेगी, तो इनकंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। और आज के वीडियो में जितना भी जाना, दिस इज ऑल अबाउट द सिनॉप्सिस, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड ऑन किस पे बेस्ड है, ऑन द मैट्रिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। तब तक के लिए सिनॉप्सिस अच्छे से करके रखो।